नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास की इस क्लास में हम क्रमिक इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को लगातार पढ़ते जा रहे हैं और इस क्लास के अंतर्गत हमारे जो सिलेबस, जो हमारे पाठ्यक्रम में शेखावटी यूनिवर्सिटी द्वारा जो अंश लगाया गया है, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम कवर करते जा रहे हैं। तो आई होप ये जो क्लास है आप परीक्षा के उपयोगी दृष्टिकोण से भी इस क्लास को गंभीरता से ले रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक विशेष टॉपिक है और अक्सर प्रथम वर्ष की परीक्षा में इससे संबंधित एक बड़ा प्रश्न अवश्य पूछा जाता रहा है और बार बार यह प्रश्न रिपीट भी होता रहा है। तो इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। यह जो प्रश्न है वह हमें हिंदी साहित्य के आदिकाल को समझाने की का एक प्रयास करेगा। इसके द्वारा हम आदिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां थी, हमारी जो विशेषताएं थी, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम दिया है मैंने हिंदी साहित्य में आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रमुख विशेषताएं। तो प्रवृत्तियों की अगर बात करें तो प्रवृत्ति का सीधा सीधा मतलब होता है विशेषताएं, अर्थात वे कौन कौन सी विशेषताएं थी जो हमें आदिकालीन साहित्य में नजर आती हैं। तो ये विस्तार पूर्वक ये उत्तर लिखवाने की अपेक्षा रहती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जामिनर की। तो उस दृष्टिकोण से हमें इस प्रश्न को बहुत सारे बिंदुओं में विभाजित करके उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो मैंने इसमें कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इस प्रश्न को बांटा है और हम एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए इस प्रश्न को हल करने की या आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखने की कोशिश करेंगे। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में जो पहली प्रवृत्ति है वो है ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता। अब चूंकि आदिकालीन जो साहित्य था हिंदी साहित्य का, उसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति पाई जाती है कि इसमें इतिहास सम्मत ग्रंथों का प्रणयन बहुत अधिक मात्रा में हुआ, विपुल मात्रा में सृजन हुआ। अर्थात वे ग्रंथ जो ऐतिहासिक तथ्यों से मेल खाते थे। अब भले ही बहुत सारे आलोचक उन ग्रंथों की ऐतिहासिकता को कुछ हद तक संदिग्ध भी मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ग्रंथ इस काल में बहुत ज्यादा लिखे गए जो हमारा जो इतिहास है उसके विभिन्न तथ्यों से सरोकार रखते हैं। अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चंद्रवरदाई ने लिखा था, जिसमें अजमेर के नरेश पृथ्वीराज चौहान की विजयों का और उसकी वीरता का और उसके जीवन चरित्र को उसमें प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह खुमान रासो, दलपति विजय, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ इस युग की देन है जो कि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सामंजस्य रखते हैं। भले ही कंट्रोवर्सी के तौर पे बहुत सारे आलोचकों ने उनकी ऐतिहासिकता को संदिग्ध भी सिद्ध किया, लेकिन बहुत ज्यादा ऐतिहासिक तथ्यों को वे नकार भी नहीं पाए। तो यदि हमें तत्कालीन समय के इतिहास से रूबरू होना है, इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण उसमें देखने हैं, तो हम आदिकालीन साहित्य के इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हमें उस काल की पता चल जाएंगी। तो यह आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी कि उस युग में इतिहास सम्मत कई ग्रंथ लिखे गए। भले ही इतिहास में कल्पना का, चूंकि साहित्य एक काल्पनिक विषय है, तो साहित्य ऐतिहासिकता में कल्पना का समावेश अवश्य हो गया है, लेकिन उस समय की ऐतिहासिकता को इन ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है। तो ये आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी कि उस समय ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रेरण विपुल मात्रा में होता है। इसके बाद जो दूसरी प्रवृत्ति है वह है युद्धों का सजीव चित्रण। यह हम जानते हैं कि आदिकाल में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परंपरा थी रासो काव्य परंपरा, जो हम अगली क्लास जो है उसमें उसका अध्ययन करेंगे भी। तो रासो काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उठाया जाता था और वह था युद्धों का सजीव वर्णन। जितने भी रासो ग्रंथ हुए हैं, चाहे वो दलपति विजय हो, खुमान रासो हो, पृथ्वीराज रासो हो, तो इस तरह के जो ग्रंथ थे उनमें युद्धों का सटीक वर्णन
पाया जाता है। युद्धों का अतिशय अतिशय वर्णन वहां पर मिलता है। चूंकि ये जो ग्रंथ थे, इनके जो कवि लोग होते थे वो चारण और भाट जाति के होते थे और कहीं ना कहीं वो युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होते थे। जैसा कि चंद्रवरदाई जो थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों में युद्धों का सजीव वर्णन किया है, वो तो युद्ध करने की भूमि पर, युद्ध भूमि में पृथ्वीराज चौहान के साथ खड़े रहते थे। तो ये जो चारण भाट थे, कवि होने के साथ साथ ये एक अजेय और एक अलग किस्म के योद्धा भी होते थे, जो खुद आगे बढ़ चढ़कर युद्धों में भाग लेते थे। तो युद्धों का जो सजीव वर्णन है, युद्धों का जो रोचक वर्णन है, सजीव वर्णन है, वह इनके ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो यह भी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी कि उस समय ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ युद्धों का भी बहुत सजीव, एक आकर्षक वर्णन, रोचक वर्णन, एक उत्तेजनापूर्ण वर्णन मिलता है। जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो उन ग्रंथों के अध्ययन से हमें उस समय की तत्कालीन युद्ध कला का भी, युद्ध कला कौशल का भी ज्ञान होता है, और उस समय के राजाओं ने जो युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, वो हम सहज ही इसमें देख पाते हैं। हालांकि युद्धों का ये जो वर्णन है वो बहुत ज़्यादा अतिरेक के साथ किया गया, अर्थात उसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है। लेकिन युद्धों की जो मार्मिकता है, युद्धों का जो सजीवता है, युद्धों की जो जीवटता है, उत्तेजनापूर्ण जो माहौल है, वो हमें इन ग्रंथों में सहजता से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा इस काल की तीसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो है अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। विद्यार्थियों, ये हमें जान लेना होगा कि आदिकालीन का जो रासो साहित्य है वो एक तरह से पेड पोएट्री है। पेड पोएट्री क्या कंसेप्ट है कि ये लोग प्रोफेशनल कवि होते थे और इनकी आजीविका जो थी वो अपने आश्रयदाताओं के ऊपर टिकी हुई होती थी। तो अपने आश्रयदाताओं की ये भरपूर प्रशंसा करते थे। ये चूंकि आश्रयदाताओं के अधीन रहते थे, तो इनकी जो रोजी रोटी है, इनका जो कवि कर्म है, वो कहीं ना कहीं अपने आश्रयदाताओं के ऊपर टिका होता था। इसलिए ये अपने आश्रयदाताओं की अतिशय अतिशय प्रशंसा करते थे। चाहे युद्ध भूमि में उनकी युद्ध कला का कौशल हो, या उनके एक शारीरिक पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है उसका, उनकी दानवीरता का, उनकी दयावीरता का, उनकी युद्ध वीरता का, और उनके शारीरिक सौष्ठव का जो वर्णन है, वो बढ़ा चढ़ाकर इस युग के कवियों ने किया है। तो आदिकाल की यह भी एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरा है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को देव गुणों से संपन्न माना है कि दया में वो इस देवता के समान है, इस महापुरुष के समान है, वीरता में वो इस महाबली के समान सक्षम है, जब वो चलते थे तो धरती हिलने लग जाती है, या उनकी तलवार कला जो कौशल है वह इस युग के अन्य किसी योद्धा के सानी नहीं रखता है। तो इस प्रकार आदिकालीन साहित्य में अपने आश्रयदाताओं की भरपूर प्रशंसा ये लोग करते हैं। यहाँ पर जब ये प्रशंसा करते हुए इतने बह जाते हैं कि उसमें अतिशयोक्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन यह जो वर्णन है बहुत ही रोचक वर्णन इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आदिकाल की यह भी एक बड़ी विशेषता है कि इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की भरपूर प्रशंसा की है, अति रंजित प्रशंसा की है। तो ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इसके बाद आते हैं चरित्र चित्रण। इस युग में हर राजा अपने यहाँ कवि कर्म करने वाले चारण और भाट कवियों को रखता था। ये लोग राजा के यहाँ चाकरी भी करते थे और कवि कर्म भी करते थे। तो इनके जीवन चरित्र का वर्णन, संपूर्ण जीवन चरित्र का, इनकी वंशावलियों का वर्णन कि एक राजवंश में यह राजा था, उनकी वंशावली में वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी समस्त वंशावली का वर्णन, उस राजा के समस्त जीवनचर्या का वर्णन इस युग के मुख्य विशेषता है। राजस्थान में बहुत सारा साहित्य ऐसा लिखा गया जिसमें विभिन्न राजाओं के जो जन्म चरित्र है, जिसको जीवनी कहा जाता है, या आत्मकथात्मक जो विवरण है, वो इस युग की देन है। अर्थात इस युग में
राजाओं की प्रशंसा करते हुए उसके संपूर्ण जीवन चरित्र को इन कवियों ने उकेरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विपुल मात्रा में साहित्य का भंडार उपलब्ध है जो यहाँ के जो राजपूत राजाओं का जो पूरा जो जीवन चरित्र है उसको वर्णित करते हुए जो लिखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो चरित्र है वह न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बल्कि उस समय के हर लिहाज से, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो या सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, हर जगह से, हर दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण है। तो यदि हमें तत्कालीन देश काल वातावरण की जानकारी चाहिए, तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्यों को यदि गहराई से देखना हो, तो हम हिंदी के आदिकालीन साहित्य की इन चरित्रों को, जीवन चरित्रों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हमें तत्कालीन वातावरण से रूबरू होने का हमें अवसर प्राप्त होगा। तो यह आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी कि ये जो लोग थे, चारण और भाट जो कवि थे, इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का संपूर्ण जीवन चरित्र भी, संपूर्ण जीवन का सार भी शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है।